A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Genexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एमसीक्यूज़ को और हम साइंस एमसीक्यूज़ के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं साइंस. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना चाहते हो तो इन सबके लिंक जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे. इस सेट का पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गन इज रॉन्ग. आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है, पेंक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करती है इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ट्रिप्सिनोजन. तो ये तीन चीज़ों को सिक्रीट कर रही है, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ट्रिप्सिनोजन. आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है. सेकंड स्टेटमेंट है वाइल इनहेलिंग आएगा यहाँ पर. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है. तो आपको यहाँ पे पढ़ना है वाइल इनहेलिंग. जब हम अंदर सांस खींचते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन. तो जब हम इनहेल करते हैं तो डायाफ्राम जो होता है हमारा एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस. जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो हमारा जो डायाफ्राम है और जो इंटरकॉस्टल मसल्स है जो हमारे रिब्स के बीच में, जो रिब केज होता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है. हमारी लंग्स जो होती हैं वो सिक्योर होती हैं एक रिब केज के अंदर, और लंग्स के बीच में ही लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट रहता है. तो रिब केज जो होता है एक प्रोटेक्टिव कैविटी होती है, तो उसके अंदर लंग्स रहती है. तो उनके बीच की जो मसल्स होती हैं, दो रिब्स के बीच की मसल्स, उनको इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है. तो पूछा जा रहा है कि जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो क्या होता है, हमारा डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है. ये स्टेटमेंट पूछा गया है. थर्ड स्टेटमेंट है हार्ट इज़ अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन. हार्ट जो है मीजोडर्म से डिराइव होता है. तीन तरीके की लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, राइट. तो ये मीजोडर्म जो मिडिल वाली लेयर है उससे डिराइव होता है जब फीटस का फॉर्मेशन हो रहा होता है. और फोर्थ स्टेटमेंट है वैसोप्रेसिन डज नॉट प्ले एनी रोल इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ये सारे के सारे स्टेटमेंट मैंने आपको एनसीईआरटी सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से पढ़ाए हैं. जब भी मैं बाकी के जो अपने एमसीक्यू सीरीज़ लेती हूँ उसमें भी मैं आपको काफ़ी इसमें से स्टेटमेंट जो है डिटेल में बता चुकी हूँ. तो इसमें से इन चारों स्टेटमेंट में से सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. किस तरीके से इनकरेक्ट है ये हम बात करेंगे. वैसोप्रेसिन जो होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वैसोप्रेसिन जो है वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है. वैसोप्रेसिन इसमें लिखा हुआ डज नॉट प्ले एनी रोल इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. इट डज, ये प्ले करता है, राइट. तो इसका यही रॉन्ग स्टेटमेंट था. पहला स्टेटमेंट था पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज से क्या क्या सिक्रेट हो रहा है, इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है. ये आपको रट लेना है. इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ट्रिप्सिनोजन जो है, तीनों चीज़ें जो है पेंक्रियाज से सिक्रीट होती है. पेंक्रियाज के बारे में खास बात मैंने आपको बताई हुई है. बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन प्ले करती है. एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, राइट. एक्सोक्राइन में वो क्या करती है, वो जो पेंक्रियाटिक जूस जो होते हैं उसको इंटेस्टाइन में डालती है. एंडोक्राइन फंक्शन में क्या करती है, हार्मोन्स जो होते हैं जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, उसको किस में रिलीज करेगी, सीधा ब्लड में. जब ब्लड में सीधा रिलीज होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन. एंडोक्राइन का मतलब ये है जब डायरेक्ट रिलीज हो रहा है ब्लड के अंदर. एक्सोक्राइन का मतलब क्या है, एक छोटे छोटे डक्ट्स, छोटे छोटे पाइप्स लगे हुए हैं, वो कहीं और जाके रिलीज कर रहे हैं. तो ये पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो दोनों फंक्शन प्ले करती है. ये आप पूरा एक्सप्लेनेशन जो है पीडीएफ निकाल के पढ़ लेना. सेकंड था इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम. देखिए अब जब डायाफ्राम जो होता है ना, इस डायग्राम को आप देखो, डायाफ्राम ये क्या है, ये जब हम एक्सपेल कर रहे हैं, मतलब जब हमारी एयर बाहर निकालते हैं तो डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम का नॉर्मल पोजीशन ये है, गोल ऐसे यहाँ पे रहता है, ठीक है. डायाफ्राम का नॉर्मल पोजीशन है, ऐसे रहता है वो. जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो स्ट्रेट फ्लैट हो जाएगा. जब उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये देखिए डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब स्ट्रेट हो जाता है. सिमिलरली जो इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो कैविटी का साइज बड़ा कर देती है. नॉर्मल साइज में वो ऐसे रहता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो इन्फ्लेट हो जाता है. ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है कई बार. तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट था. जब इनहेलेशन जब होता है तो डायाफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटरकॉस्टल मसल से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो स्ट्रेट हो जाएगा, राइट. थर्ड स्टेटमेंट था मीजोडर्म जो है उससे ओरिजिन होता है. येस, ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है क्लास 11 की बायोलॉजी का. और फोर्थ स्टेटमेंट जो था वैसोप्रेसिन के बारे में. तो वैसोप्रेसिन जब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी से तो वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है. तो ये चारों स्टेटमेंट थे, उसमें से स्टेटमेंट नंबर 4 जो था वो इनकरेक्ट था. थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे अब सवाल है, बट आई होप जिस किसी ने मेरी क्लासेस पूरी अटेंड की है वो उसको सॉल्व कर पाएगा. सेकंड क्वेश्चन आता है आपके बारे में
आपके स्क्रीन पर उसमें पूछा जा रहा है मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा जो होती है रिप्रेजेंट बैक्टीरियाज। मैंने आपको किंगडम्स पढ़ाए थे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी, मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमल, प्लांट्स एंड फंगस, राइट। तो आपने क्या देखा था, मोनेरा जो होता था सबसे पहला ऑर्डर है, और उसके अंदर क्या होता था, किंगडम है, और उसके अंदर क्या होता था, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर सारे क्या आते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स आते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा होता है। किंगडम मोनेरा रिप्रेजेंट बैक्टीरियाज, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। अब आपको मोनेरास के बारे में ही करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। करेक्ट कौन सा है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, 3 स्टेटमेंट, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ रूमिनेंट ओनली। अब देखो ओनली लगा दिया इन्होंने एक्सट्रीम वर्ड, अभी आप अलर्ट हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ मिथेन प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं रूमिनेंट्स के गट में रहते हैं। रूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो कि कर्ड च्यूइंग एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं वो, जो घास खाते हैं, रूमिनेंट्स, जिसका स्टमक जो होता है हमारे स्टमक से अलग होता है। ये मैंने आपको स्टमक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो रूमिनेंट्स जो होते हैं उनकी गट के अंदर जो है मिथेनोजेंस ओनली दे आर प्रेजेंट। तो ये गलत हो गया, और भी जगह पे रहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर ऑटोट्रॉफिक। तो साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं, जो हमारे एंशिएंट बैक्टीरियाज है, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जो है इस तरीके के बैक्टीरियाज जो है अर्थ पर आए थे। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं, आर्कीबैक्टीरियाज और भी पुराने हैं, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ये आपसे बताया जा रहा है, और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सोचिए इस स्टेटमेंट के बारे में। थर्ड स्टेटमेंट है, माइकोप्लाज्मा आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग बैक्टीरिया एंड हैव सेल वॉल्स। माइकोप्लाज्मा एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि सबसे बड़ा है और उसके पास सेल वॉल है। ये थर्ड स्टेटमेंट है। टेटनस जो होता है इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टेटनस जो होता है माइकोबैक्टीरियम टेटनी से होता है, हमने पढ़ा है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गए। अब दोनों में ये वाले थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट में से सोच के बताओ कौन सा है। जब भी ऐसे सवाल हो रहे हैं काइंडली पॉज कर लो वीडियो और फिर देख लो, पॉज कर लो और सोचो ये क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें से स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ द राइट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो मतलब अपना फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यही एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी के सारे स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, राइट। एक्सप्लेनेशन जो है आप बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप इसको PDF निकाल के पढ़ लेना। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कोकेन के बारे में। तो कोकेन क्या है, अ वेल नोन ड्रग दैट इज इनलीगली स्मगल्ड एंड यूज्ड फॉर एडिक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द प्लांट। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में से आपको पता होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि कोकेन कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, तो कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, पेपेवोर सोमनिफेरम, कैनाबिस सटाइवा, एरिथ्रोजाइलम कोका, एट्रोपा बेलेडोना। देखिए ये चारों के चारों जो हैं, इन चारों ही प्लांट से ना इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस ही बनते हैं। सबसे कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस बनता है जो कि इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस है। किसी से धतूरा बन रहा है, किसी से क्या बोलते हैं मॉर्फिन बन रहा है, तो ये सब है। अभी कोकेन की बात करें तो कोकेन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है ये आप मुझे बता दीजिए। तो इसका सही जवाब है 3 एरिथ्रोजाइलम कोका। तो एरिथ्रोजाइलम कोका इज़ द राइट आंसर। तो एरिथ्रोजाइलम जो कोका है इससे हमें मिलता है कोकेन। तो ये क्या है, ये एक अल्कलॉइड है, ये एक स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट हम देखिए ये जितने भी स्टिमुलेंट्स हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, उनको जब हम एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तब वो एक्सेसिव स्टिमुलेंट देना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज उनको अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ किया जाए तो वो एक मेडिसिनल पर्पज़ का काम करते हैं। जितने भी ये चारों सब्सटेंस से जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं उनको मेडिसिन में, एलोपैथी में यूज़ किया जाता है पेशेंट्स के ऊपर, बट जब उनको एक्सेस में यूज़ किया जाता है तब वो इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस बन जाते हैं। सो द रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड फ्रॉम PDF। अगला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आया, वो UPSC ने 2015 में पूछा था। तो UPSC ने ये सवाल पूछा था, इसमें आपसे पूछा गया था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस क्यूब। उन्होंने आइस क्यूब के बारे में पूछा। आइस क्यूब एक नाम है, उन्होंने बोला ये एक पार्टिकल डिटेक्टर है लोकेटेड एट साउथ पोल विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। इसके बारे में साउथ पोल पर 2015 का क्वेश्चन है। तो साउथ पोल पर उस टाइम पे आइस क्यूब नाम का एक पार्टिकल डिटेक्टर लगाया गया था, उसके बारे में कुछ आपसे स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो आप बताइए। तो 3 स्टेटमेंट। अब इस सवाल को अब इस वक्त जो है ये रेलेवेंट नहीं है क्वेश्चन, बट अगेन मैं वही कहूँगी कि इस तरीके का क्वेश्चन लेना इस सेट में इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ पाए उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, आइस क्यूब नाम का एक्सपेरिमेंट, मतलब एक डिटेक्टर लोकेट किया गया साउथ पोल पे, वो क्या काम कर रहा था। सिमिलरली इस वक्त 2022 में 2021 में
जो हुआ है 2022 में, अब जो हो रहा है वो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, राइट। तो आपको ये देखना है साइंटिफिक रिसर्च कौन से हो रहे हैं। तो ऐसा एक आधा क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है और स्टेट पीसीएस भी पूछ लेता है अपने साइंस वाले सेक्शन में। तो ये क्या था, ये था वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर था, encompassing a cubic kilometer of ice. It is powerful telescope to search for the dark matter. It is buried deep in the ice. तो ये 3 स्टेटमेंट पे पूछा जा रहा है कि भैया इसके बारे में बता दो, आइस क्यूब के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। आप इसका जो स्टेटमेंट है ABC, तीनों ही स्टेटमेंट इसके राइट स्टेटमेंट है। डिटेल जो है आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। अगला जो सवाल है इस सेट का, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी ग्लोबल पार्टनरशिप है। द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है आइडेंटिफाइज, ये क्या करती है, आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन रेफर टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। तो ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी इसमें से करेक्ट है, बताइए कौन सी इसमें से करेक्ट है। 2015 में पूछा गया सवाल था। अब आप में से बहुत सारे लोग जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप झट से बता देंगे कि कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसने नहीं दिया बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। ये जो क्वेश्चन है उस टाइम और इस टाइम मतलब अभी भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि उस टाइम का एक क्वेश्चन था। पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो अब के लिए रेलेवेंट नहीं बचा, बट दिस क्वेश्चन इज स्टिल रेलेवेंट क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, अभी भी अपना काम कर रही है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेकर आई, बाकी दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या करती है, ग्लोबल पार्टनरशिप एनजीओ है ये एक तरीके का, जो कि बर्ड्स के हैबिटेट के बारे में, बर्ड्स की कंजर्वेशन के बारे में काम करती है। ऑब्वियसली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ये। सो दीज रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम एक्सप्लेनेशन PDF से पढ़ लेना आप। सो दैट्स इट, ये हमारे इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के सवाल जो आ रहे हैं एग्जाम में। इस सेट के जो सवाल थे थोड़े से डिटेल सवाल थे, सो ये सिर्फ वही लोग सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ा है और NCERTs को ध्यान से पढ़ लिया है। सो थैंक यू सो मच, कीप रीडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।